निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी? पहला ऑप्शन है भोज, दूसरा है गोविंदराज, तीसरा है चंद्रवर्मन, चौथा ऑप्शन है महिपाल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? शासक भोज जो था परमार वंश का, उसने जो है वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी। सही इसके व्याख्या देख लेते हैं। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित, व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। परमार वंशी शासक भोज ने 1000 से 1055 ईस्वी तक शासन किया। राजा भोज ने सम्रांगण सूत्रधार का 31वें अध्याय में यज्ञ विज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। पहला ऑप्शन है सर जॉन शोर से, दूसरा है लॉर्ड वेलेजली से, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड हैस्टिंग से, चौथा है लॉर्ड कार्नवालिस से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड हैस्टिंग से संबंधित है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो आप जानते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 1818 ईस्वी के मध्य हुआ था। और मराठा संघ थे, दूसरी तरफ अंग्रेज थे। तो अंग्रेज का जो गवर्नर था उस वक्त वो लॉर्ड हैस्टिंग था, जिसने इस युद्ध में मराठा संघ को पराजित करके अंग्रेजों को विजय दिलाई थी। अगला प्रश्न है कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? पहला ऑप्शन है खड़क सिंह, दूसरा है शेर सिंह, तीसरा है नवनिहाल सिंह, चौथा ऑप्शन है दिलीप सिंह। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा दिलीप सिंह जो थे वो अंतिम सिख राजा थे। व्याख्या देख लेते हैं। सिख राज्य के अंतिम राजा दिलीप सिंह थे। वह महाराजा रणजीत सिंह और महारानी जिंद कौर के सबसे छोटे पुत्र थे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में 21 फरवरी 1849 में सिख पराजित हुए। इस प्रकार राजा दिलीप सिंह सिख राज्य के अंतिम शासक के रूप में इतिहास में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1855, दूसरा ऑप्शन है 1854 ईस्वी में, चौथा है तीसरा है 1856 ईस्वी में, चौथा है 1853 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा 1856 ईस्वी में जो है अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ था। और इस विलय को किसने किया था? इसको लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर के साथ, दूसरा ऑप्शन है सुखदेव के साथ, तीसरा ऑप्शन है बटुकेश्वर के साथ दत्त के साथ, चौथा ऑप्शन है राजगुरु के साथ। सही उत्तर होगा कि बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर जो है भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। व्याख्या देखेंगे तो भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में 2 बम फेंके थे और कुछ पर्चे फेंके थे। केंद्रीय विधानसभा में इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के अंतर्गत इन पर कार्रवाई की गई और अंततः क्या हुआ? 31 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन पोलो जो है वो जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन है आपका भारत छोड़ो आंदोलन से, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, तीसरा है जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्रवाई से, चौथा ऑप्शन है हैदराबाद में राज्य में सैनिक कार्रवाई से। सही उत्तर हो जाएगा आपका हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई की गई थी, उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। अगला प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू की, तीसरा ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद की, चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी की। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? पहला ऑप्शन है यूएसए में, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है स्पेन, चौथा ऑप्शन है फ्रांस। सही उत्तर क्या हो जाएगा? यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? पहला ऑप्शन है देवरिया, दूसरा है गोरखपुर, तीसरा ऑप्शन है महाराजगंज, चौथा है कुशीनगर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोरखपुर के जनपद में है। तो चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी भी जलकर मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा को होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है और उसे वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड के अभियुक्त का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा लड़ा गया था और उन्हें बचाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर लिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? बात पूछी गई यहाँ पे कि किसमें समानांतर सरकार बनाई गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। पहला ऑप्शन है इलाहाबाद, दूसरा है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है बलिया, चौथा ऑप्शन है फैजाबाद। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बलिया में बनाई गई थी समानांतर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और उनको नीचे दिए गए कूट से सही घटनाओं से कालानुक्रम के अनुसार सजाना है।
तो सबसे पहले देखेंगे आप इसमें तो लखनऊ समझौता है जो कि 1916 में हुआ था। उसके बाद आपका आता है चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था। फिर आपका आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और उसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन जो कि अक्टूबर 1919 में हुआ था। तो आप जब इस तरीके से सजाएंगे तो पहले आएगा आपका, सबसे पहले आएगा लखनऊ समझौता, फिर आएगा चंपारण सत्याग्रह, फिर आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर आएगा खिलाफत आंदोलन। अगला प्रश्न है कि स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है किसकी है? पहला ऑप्शन है भगत सिंह की, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस की, तीसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद की, चौथा ऑप्शन है रामप्रसाद बिस्मिल की। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस की जो पुस्तक है उसकी वो है सुभाष चंद्र बोस की स्प्रिंगिंग टाइगर। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? पहला ऑप्शन है रामगढ़ के अधिवेशन 1940 में, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन 1936, तीसरा ऑप्शन है फैजपुर अधिवेशन, चौथा ऑप्शन है प्रयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर इसका हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अस्वीकार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? पहला ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा है विपिन चंद्र पाल, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर इसका हो जाएगा विपिन चंद्र पाल जो थे ये एक उग्रवादी कांग्रेसी नेता थे। इसके अतिरिक्त इनको जो है 3 लोगों को उग्रवादी नेता माना जाता था, जिनमें लाल बालपाल जिनको नाम से जाना जाता था। आप इसमें जानते हैं कि लाल का मतलब था आपका लाला लाजपत राय, बाल से मतलब था बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है आपका बीजी तिलक से, दूसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट से, तीसरा ऑप्शन है जीकी गोखले से, चौथा ऑप्शन है प्रयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है कॉमनवेल्थ पत्र। तो आप देखेंगे तो कॉमनवेल्थ पत्र जो है जुलाई 1914 में प्रकाशित किया गया था। इस प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र को एनी बेसेंट द्वारा संपादित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है आचार्य नरेंद्र देव, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है जेबी कृपलानी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति थे। व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसकी बैठक 27 दिसंबर 1928 को तत्कालीन कलकत्ता में हुई थी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? पहला ऑप्शन है अन्नाईमुड़ी, दूसरा है दोदा बेटा, तीसरा है महेंद्रगिरी, चौथा ऑप्शन है धूपगढ़। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अन्नाईमुड़ी जो है वो दक्षिण भारत की सर्वोत्कृष्ट ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह अन्नामलाई की पहाड़ी केरल के रुड़की जिले में स्थित है। यह चोटी पश्चिम घाट पर्वत का भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? पहला ऑप्शन है गोमती, दूसरा है पेरियार, तीसरा ऑप्शन है दामोदर, चौथा ऑप्शन है महानदी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? दामोदर जो है निम्न नदियों में सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? पहला ऑप्शन है अलकनंदा, दूसरा है भागीरथी, तीसरा ऑप्शन है मंदाकिनी, चौथा ऑप्शन है गंगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा अलकनंदा। तो बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा के तट पे है। आप देखेंगे कि व्याख्या में अलकनंदा तट के पर बद्रीनाथ और मंदाकिनी के तट पर कौन सा है? केदारनाथ धाम है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम जो होता है वो रुद्रप्रयाग में होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? पहला ऑप्शन है कृष्णा, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है तापी, चौथा ऑप्शन है कावेरी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तापी नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। व्याख्या देखेंगे, तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई तालाब से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में मालबेग क्षेत्र में गिर जाती है। सतपुड़ा और अजंता पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी पूर्णा नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि माउंट आबू जो है इसमें सुमेलित करना है। तो माउंट आबू जो है अरावली पहाड़ियों में कोडाईकनाल, अन्नामलाई, उडगमन, नीलगिरी और शिमला पीरपंजा, इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे कि माउंट आबू अरावली पहाड़ियों में है, सही है। ठीक है, कोडाईकनाल जो है आपका ये आपका अन्नामलाई पहाड़ियों में नहीं स्थित है। उडगमन जो है ये नीलगिरी पहाड़ियों में है। शिमला जो है पीरपंजाल पहाड़ियों में नहीं स्थित है। तो आप देखेंगे कि कोडाईकनाल जो है ये आपका कौन सी पहाड़ियों में है? ये पालनी की पहाड़ियों में स्थित है, जबकि शिमला जो है ये आपका धौलाधर श्रेणी की पहाड़ियों में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न में दो जो है वो सुमेलित नहीं है। इस प्रकार ये प्रश्न जो है गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेघालय का पठार भाग है हिमालय श्रेणी का, दूसरा है प्रायद्वीप खंड का, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी घाट पर्वतों का, चौथा है सतपुड़ा श्रेणी का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपी खंड का जो है वो भाग है। तो मेघालय का पठार व शिलांग का पठार मूल रूप से प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। इस पठार को गारो, राजमहल, दर्रा प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य खंड से अलग करता है। यह प्रमुख रूप से गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों से निर्मित है। भारत का शिलांग नगर इसी पठार।
अगला प्रश्न है कि गंगा नदी उदाहरण है। पहला ऑप्शन है पूर्ववर्ती अपवाह का, दूसरा ऑप्शन है अनुवर्ती अपवाह का, तीसरा ऑप्शन है अनुक्रम अपवर्ती अपवाह का, चौथा है परवर्ती अपवाह का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती अपवाह का। व्याख्या देख लेंगे कि हिमालय से उद्गमित सभी नदियां पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण हैं। पूर्ववर्ती अपवाह से आश्रय नदियों के पुरानी घाटियों में से ही प्रवाहित होने से है। अपरदन के कारण इनके द्वारा गाज महाखंड का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार का अपवाह नदियों की तेज धाराओं से विकसित होती है। नदी अपने मार्ग में आने वाली भौतिक बाधाओं को काटते हुए पुरानी घाटी से ही आगे बढ़ती है। ऐसी नदियों में कौन कौन है? सिंधु है, सतलज है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यानी कि ये सभी पूर्ववर्ती नदियां हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो बताना है सियाचिन, बाल्टोरो, चोगा, लुंगमा, तीसरा है बियाफो। इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर इन सब में सबसे बड़ा है। व्याख्या देख लेते हैं। सियाचिन हिमनद पूर्वी काराकोरम दर्रे हिमालय पर्वत पर स्थित है। यह 70 किलोमीटर लंबा है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 5753 मीटर, यानी कि 8875 फीट। बाल्टोरो हिमनद जो है 62 किलोमीटर लंबा है, जो पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए विख्यात है? ठीक है, तो कुख्यात है। सही पहला देखते हैं ऑप्शन क्या है। गंगा है, दूसरा कोसी, तीसरा ऑप्शन है गोदामुदर, चौथा ऑप्शन है गोमती। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? कोसी जो है ये अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। कोसी नदी जो कि नेपाल में हिमालय से निकलते हुए बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है। कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए ख्यात है। यह नदी बिहार में लगभग प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ हेतु मुख्य रूप से जिम्मेदार है, इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लेह अवस्थित है। पहला ऑप्शन है झेलम नदी के दाएं तट पे, दूसरा ऑप्शन है झेलम नदी के बाएं तट पे, तीसरा ऑप्शन है सिंधु के दाएं तट पे, चौथा ऑप्शन है सिंधु के बाएं तट पे। सही उत्तर क्या होगा? सिंधु नदी के दाएं तट पे जो है वो लेह जो है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है केरल, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र जो है वो काजू उत्पादन में प्रमुख है। प्रश्नकाल में समय जब यह प्रश्न पूछा गया तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा काजू उत्पादन करने वाला राज्य था। नवीनतम आंकड़े अगर देखें तो काजू का उत्पादन जो करने में प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक है। अगला प्रश्न है कि भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश तट पर से, दूसरा ऑप्शन है गुजरात तट से, तीसरा ऑप्शन है बॉम्बे हाई से, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु तट से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बॉम्बे हाई। प्रश्न है कि निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात। अगला प्रश्न है पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर स्थित है? पहला ऑप्शन है जामनगर, दूसरा है अंकलेश्वर, तीसरा है ऑप्शन नून माटी, चौथा ऑप्शन है ट्राम्बे। सही उत्तर क्या होगा? जामनगर क्षेत्र में जो है पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्न लौह इस्पात उत्पादक केंद्रों में से कौन कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है? पहला ऑप्शन है बोकारो, दूसरा है दुर्गापुर, तीसरा है कुल्टी आसनसोल, चौथा ऑप्शन है भद्रावती। सही उत्तर क्या हो जाएगा? भद्रावती। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, दूसरा ऑप्शन है तलिया बांध कोनार नदी, तीसरा ऑप्शन है गांधी सागर बांध चंबल नदी, चौथा ऑप्शन है नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। सही जो सुमेलित नहीं है वो तलैया बांध जो है वो सुमेलित नहीं है। तलैया बांध जो है ये आपका कोनार नदी पर ना होकर कहाँ पर है? ये बराकर नदी पर है और ये झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, और इसके अलावा आप देखेंगे कि गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर है, सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर, और नागार्जुन सागर बांध। अगला प्रश्न है कि भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। पहला ऑप्शन है झारखंड में, दूसरा है उड़ीसा में, तीसरा है जम्मू कश्मीर में, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु में। सही उत्तर क्या होगा? तमिलनाडु के क्षेत्र में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयले का जमाव पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। पहला ऑप्शन है दार्जिलिंग, दूसरा शिवसमुद्रम, तीसरा ऑप्शन है मोहरा, चौथा ऑप्शन है खोपोली में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग के जो क्षेत्र में जल विद्युत उत्पादन संयंत्र जो है वो लगाया गया था। व्याख्या देख लेते हैं। सिद्रीपोंग जल विद्युत संयंत्र जो कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था। पहला ऑप्शन है डिगबोई में, दूसरा है माकूम में, तीसरा है नरकटिया में, चौथा है लखवा में। सही उत्तर हो जाएगा माकूम के क्षेत्र में सबसे पहले खनिज तेल कुआं खोदा गया था। व्याख्या देखते हैं। असम में पहली बार 1867 ईस्वी में माकूम क्षेत्र में पेट्रोलियम प्राप्त हुआ, किंतु असम में वास्तविक उत्पादन काल 1890 में डिगबोई से प्राप्त। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत में मिलता है? पहला ऑप्शन है टिन, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीज, तीसरा ऑप्शन है अभ्रक, चौथा ऑप्शन है मोनोजाइट। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा मोनोजाइट। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। ये थोरियम भारत के दक्षिण तटीय भागों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मोनोजाइट खनिज जो कि थोरियम और यूरेनियम का यौगिक है, केरल के तटीय क्षेत्र में बहुतायत में मिलता है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया है? पहला ऑप्शन है एनोर, दूसरा है हल्दिया, तीसरा ऑप्शन है पारादीप, चौथा है नवा शोभा जल यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोत निर्माण पत्तन। ठीक है, तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा नवा शोभा होगा, जो कि जिसको कि जवाहरलाल नेहरू पोत या पोर्ट या पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है, जो कि नवा शोभा पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, अरब सागर के तट पर दक्षिण मुंबई में स्थित है। इसका नामकरण यहीं पर स्थित नावा और शेवा नामक 2 गांवों पर किया गया था। ये 10 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला है। ये विश्व का सबसे बड़े पत्तनों में से एक है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा उड़ीसा तट पर अवस्थित है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हल्दिया, दूसरा है मुंबई, तीसरा है पारादीप, चौथा है विशाखापट्टनम। सही उत्तर क्या होगा? पारादीप जो है उड़ीसा के तट पर स्थित एक बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन सी व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, दूसरा है पोचमपाद परियोजना, तीसरा ऑप्शन है मयूराक्षी परियोजना, चौथा ऑप्शन है नागार्जुन सागर परियोजना। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ये व्यास नदी के जो पोंग बांध है उसके जल का उपयोग करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? पहला ऑप्शन है मालाबार तट, दूसरा है कोंकण तट, तीसरा है कोरोमंडल तट, चौथा है उत्तरी सरगार तट। सही उत्तर है मालाबार तट, जो कि कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है। कोच्चि बंदरगाह केरल राज्य में मालाबार तट का प्रमुख बंदरगाह है। यह समुद्र के समानांतर एक विशाल अनूप के मुहाने पर प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला प्रश्न है कोंकण रेलवे जोड़ता है? पहला ऑप्शन है मुंबई से मलनाड को, दूसरा है रोहा से मंगलौर को, तीसरा ऑप्शन है मंगलौर से कोच्चि को, चौथा है मुंबई से पुणे को। सही उत्तर क्या होगा? रोहा से मैंगलोर को जोड़ता है। व्याख्या देखते हैं। कोंकण रेलवे कर्नाटक में मंगलौर के निकट थोकपुर से महाराष्ट्र में स्थित रोहा रेलवे स्टेशन के मध्य परिचालित होती है। 700 किलोमीटर लंबी ये लाइन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों को जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? पहला ऑप्शन है न्यूमोर, दूसरा ऑप्शन है कार निकोबार, तीसरा ऑप्शन है अंडमान, चौथा ऑप्शन है लक्षद्वीप। सही उत्तर क्या होगा? लक्षद्वीप जो है ये एक प्रवाल द्वीप भी। अगला प्रश्न है कि फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? पहला है ऑप्शन एपेनाइज पर्वत, दूसरा है आल्प्स पर्वत, तीसरा ऑप्शन है जूरा, चौथा है पेरेनीज। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पेरेनीज पर्वत जो है ये फ्रांस और स्पेन के मध्य में सीमा बनाता है। फ्रांस और स्पेन के बीच में पेरेनीज पर्वत की सीमा रेखा के रूप में मान्य है। पेरेनीज पर्वत श्रृंखला यूरोप में स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित एक पर्वत। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ पर्वत श्रृंखला दी है, दूसरी तरफ उनके प्रकार दिए हैं, तो मिलाने का प्रयास करते हैं। तो आप देखेंगे कि एल्स पर्वत जो है ये एक वलित पर्वत है। ये वलित पर्वत मतलब मोहदार पर्वत। दूसरा है वॉसजस पर्वत जो है ये आपका कैसा पर्वत है? ये आपका एक भ्रंशोद पर्वत है। तीसरा है विंध्य पर्वत। तो आप विंध्य पर्वत को देखेंगे तो ये कैसा पर्वत है? ये एक अवशिष्ट पर्वत है। फ्यूजियामा जो है बचा हुआ यानी कि ये ज्वालामुखी पर्वत है। तो आप यहाँ पर व्याख्या में देखेंगे तो एल्स पर्वत कैसा है? एक वलित पर्वत है। वॉसजस पर्वत भ्रंशोद पर्वत है। विंध्य जो है अवशिष्ट पर्वत है और फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है फिनलैंड, दूसरा है आइसलैंड, तीसरा ऑप्शन है नॉर्वे, चौथा ऑप्शन है स्वीडन। सही उत्तर क्या होगा? आइसलैंड जो है ये आपका आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में। अगला प्रश्न है कि भूपट्टी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है एल्युमिनियम, तीसरा है लोहा, चौथा है सिलिकॉन। सही उत्तर क्या होगा? ऑक्सीजन जो है वो बहुतायत मात्रा में मिलता है। व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग में भूपट्टी कहलाती है, जिसके अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। इसमें ऑक्सीजन 46%, लोहा 5%, सिलिकॉन 27.69%, मैग्नीशियम 2%, एल्युमिनियम 8% तक। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? पहला ऑप्शन है भटकल, दूसरा है अर्नाला, तीसरा है मिनिकॉय, चौथा है हेनरे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मिनिकॉय द्वीप समूह जो है ये आपका भारत की तटरेखा। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा है ब्राजील, तीसरा ऑप्शन है कनाडा, चौथा ऑप्शन है फ्रांस। सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांस जो है वो भारत से बड़ा नहीं है क्षेत्रफल की दृष्टि से।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन है नेपाल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश जो है वो सही है। तो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश की है, लगभग 4096 किलोमीटर। चीन की जो है 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान की जो है 3323 किलोमीटर, नेपाल की जो है 1751 किलोमीटर, म्यांमार की 1643, भूटान की 699 किलोमीटर और सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के दक्षिण कैलिफोर्निया में जो मृद घाटी है उदाहरण है किस प्रकार का? पहला ऑप्शन है अपनत घाटी का, दूसरा है अभिनत घाटी का, तीसरा ऑप्शन है पूर्ववर्ती घाटी, चौथा है रिफ्ट घाटी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। मृत घाटी पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित एक रेगिस्तान है जो भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली का उदाहरण है। ये मेसाबे रेगिस्तान में स्थित है, उत्तरी अमेरिका के सबसे निचले शुष्क और गर्म स्थानों में से एक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का समुद्र तल नापा जाता है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है चेन्नई, तीसरा ऑप्शन है कोचीन, चौथा ऑप्शन है विशाखापट्टनम। सही उत्तर क्या हो जाएगा? चेन्नई के तल से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? पहला ऑप्शन है चाड, दूसरा है इथोपिया, तीसरा है सूडान, चौथा ऑप्शन है युगांडा। सही उत्तर क्या है? चाड जो है वो नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है, यहाँ से नील नदी नहीं निकलती, जबकि इथोपिया, सूडान, युगांडा नील नदी द्वारा अपवाहित होते हैं, जबकि चाड इस संदर्भ में गलत है। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? पहला ऑप्शन है कृष्णा, दूसरा कावेरी, तीसरा गोदावरी, चौथा है महानदी। सही उत्तर क्या है? गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ियों से उद्गमित होकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश राज्यों से प्रभावित होते हुए मछलीपट्टनम के उत्तर बंगाल में खाड़ी में गिर जाती है। 1465 किलोमीटर की लंबाई तय करने वाली इस प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है ये। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो हैं वो वेनगंगा है, पेनगंगा है, इंद्रावती है, मंजरा है, मचकुंड है, वर्धा है, खपोली है, प्राणहिता है इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन है कांगो, दूसरा इथोपिया, तीसरा है गैबन, चौथा है जायरे। सही उत्तर क्या होगा? इथोपिया जो है वो भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। अगला निम्नलिखित ऊनी वस्त्र के उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? पहला ऑप्शन है सेंट पीटर्सबर्ग, दूसरा है वुपरताल, तीसरा है बेडफोर्ड, चौथा ऑप्शन है पेट्रो। सही उत्तर क्या हो जाएगा? वुपरताल जो है ये आपका जर्मनी से संबंधित है और एक ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्र है। वुपरताल जो है जर्मनी में स्थित विश्व प्रसिद्ध ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्र के रूप में जाना जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग के रूप में बेडफोर्ड इंग्लैंड और प्रेटो जो है ऑस्ट्रेलिया इटली में है। अगला प्रश्न है, विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है? पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है ब्राजील, तीसरा है चीन, चौथा ऑप्शन है भारत। सही उत्तर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया जो है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ नदियां दी हैं, दूसरी तरफ बांध दिए गए हैं, आपको मिलाना है। तो आप इसको चलिए मिलाने का प्रयास करिए। तो कोलोराडो नदी जो है ये आपका हूवर बांध पे स्थित है। हूवर बांध कोलोराडो नदी पर स्थित है। इसके बाद आप देखेंगे तो दामोदर नदी पर जो है पंचेत हिल है। इसके बाद आपका नील नदी पर एसवान डैम है और जाम्बेजी नदी पर करीबा है। अब यहाँ पे आप व्याख्या देख लीजिए, नदी और बांध दिए हैं। तो कोलोराडो नदी पे आप देखेंगे कि हूवर बांध है, दामोदर नदी पे पंचेत हिल है, नील नदी पर एसवान डैम है और जाम्बेजी पे नदी पे करीबा डैम है। अगला प्रश्न है कि सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित जो पत्तन युग्म हैं वो कौन से हैं? पहला ऑप्शन है काहिरा और अलेक्जेंड्रिया, दूसरा है ऑप्शन सुएज और काहिरा, तीसरा ऑप्शन है काहिरा और पोर्ट सईद, चौथा ऑप्शन है पोर्ट सईद और सुएज। सही उत्तर क्या है? पोर्ट सईद और सुएज जो हैं वो पत्तन युग्म हैं जो कि दोनों सिरों पर सुएज नहर के। अगला प्रश्न है कि किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात कारखाने पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा ऑप्शन है जापान, चौथा है यूनाइटेड किंगडम। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जापान होगा। सही उत्तर लौह और इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। जापान में लौह और इस्पात में बाजार आधारित कारखाने पाए जाते हैं। जापान में अन्य देशों की अपेक्षा लोहा कम मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए जापान इसे अन्य देशों से आयात करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न देशों में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम। सही उत्तर होगा चीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है चेंचू, दूसरा है लेपचा, तीसरा है डफला, चौथा है डाफर। सही उत्तर इसका हो जाएगा चेंचू जनजाति जो है ये केरल में पाई जाती है। चेंचू जनजाति केरल में और लेपचा जो है वो सिक्किम में पाई जाती है। डाफर जनजाति जो है ये गुजरात में पाई जाती है और डाफला जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश और असम के क्षेत्रों में पाई जाती है। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? पहला ऑप्शन है ऑस्टिन, दूसरा है सीआर एटली, तीसरा ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, चौथा है लॉर्ड माउंटबेटन।
तो ये कथन था ऑस्टिन का, जिसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। अगला प्रश्न है कि पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन है विद्युत चक्रवर्ती, दूसरा ऑप्शन है रजनी कोठारी, तीसरा है रोमिला थापर, चौथा है ए.के. दुबे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? रजनी कोठारी जो है ये आपके पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता। प्रश्न है कि राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो कथन है नीचे, इसमें बताना कि कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, दूसरा है संसद द्वारा चयनित होता है, तीसरा है कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो सही इसमें देखेंगे तो उपराष्ट्रपति जो होता है यही जो होता है ये राज्यसभा का भी अध्यक्ष होता है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जिसका कार्यकाल उसके शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक का होगा। संविधान के अनुच्छेद 79(1) के तहत अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णय देने का अधिकार उसे प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक किस प्रकार का अधिकार। पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार, दूसरा है संवैधानिक अधिकार, तीसरा है प्राकृतिक अधिकार, चौथा है वैधानिक अधिकार। सही उत्तर क्या होगा? वैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न है संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। पहला ऑप्शन है केवल लोकसभा में, दूसरा है केवल राज्यसभा में, तीसरा ऑप्शन है केवल राज्यसभा विधानसभाओं में, चौथा ऑप्शन है संसद के किसी एक सदन में। सही उत्तर क्या होगा? संसद के किसी एक सदन में संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण विकास से, तीसरा है कृषि विकास से, चौथा है कृषकों को पर्याप्त साख से। सही उत्तर होगा राष्ट्रीय आय की वृद्धि से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की। इनमें से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया का सफलता में बाधक है। पहला ऑप्शन है निम्न आय, दूसरा है निरक्षरता, तीसरा है बैंक शाखाओं का अभाव, चौथा उपयुक्त सभी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी है, जो वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को सफलता में बाधक हैं। अगला प्रश्न है कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। पहला है व्यक्ति की, दूसरा है राज्य की, तीसरा ऑप्शन है व्यक्ति और राज्य दोनों की, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से किसी की नहीं। सही उत्तर होगा व्यक्ति और राज्य दोनों की। विकास का भारतीय मॉडल व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। इस कथन की पुष्टि तथ्य से होती है कि भारत में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप अपनाया गया। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ योजनाएं और अभियान दिया है, दूसरी तरफ वर्ष दिया है, तो कौन सी योजनाएं अभियान जो है वो किस वर्ष शुरू हुआ था, मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान जो है ये आपका शुरू हुआ था 2001 में। साक्षर भारत मिशन जो है ये इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था 1987 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो था ये 1988 में शुरू किया गया। तो ये इसका सही मेल होगा, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ था 2001 में। साक्षर भारत मिशन जो था इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 में हुई थी और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी आपके 1988 में। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है। पहला ऑप्शन है ग्रामीण जलापूर्ति, दूसरा है सामाजिक वानिकी, तीसरा है ऑप्शन प्राथमिक शिक्षा, चौथा ऑप्शन है नगरों की मलिन बस्तियों में का सुधार। सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक वानिकी, जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है, जबकि ग्रामीण जलापूर्ति, प्राथमिक शिक्षा, नगरों की मलिन बस्तियों में सुधार ये सब आता है। व्याख्या देख लेते हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ जो था 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974-1969 के अंतर्गत हुई थी। ग्रामीण जलापूर्ति, प्राथमिक शिक्षा, नगरों की मलिन बस्तियों के सुधार इसी क्रम के तहत आते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। पहला ऑप्शन है 6ठी, दूसरा है 9वीं, तीसरा ऑप्शन है 10वीं, चौथा है 11वीं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है वो शुरू किया गया था आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में। व्याख्या देखते हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम है। इस योजना को 12 अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था। इस मिशन का प्रारंभ 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007 के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि आम आदमी बीमा योजना AABY जो है ये प्रारंभ की गई थी कब। 15 मार्च 2009 को। दूसरा ऑप्शन है 15 जनवरी 2008 को, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 2007 को, चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2007 को। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 2007 को जो है आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत की गई थी।
अगला प्रश्न है कि 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ था। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र के मुंबई में, तीसरा ऑप्शन है गुजरात के अहमदाबाद में, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में जो है पहला सूती वस्त्र कारखाना 1818 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन 1 जनवरी 2005 के फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष था? पहला ऑप्शन है सी रंगाराजन, दूसरा है डी सुब्बाराव, तीसरा ऑप्शन है एम एस अहलूवालिया, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर कमलनाथ। सही उत्तर क्या हो जाएगा कि सी रंगाराजन जो है वो आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन 2005 की जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा है सूरत, तीसरा ऑप्शन है मुंबई, चौथा ऑप्शन है जयपुर। सही उत्तर क्या होगा? सूरत में। अगला प्रश्न है कि कौन सा फूड लूज उद्योग का एक उदाहरण है? पहला ऑप्शन है तेल शोधन, दूसरा है चीनी, तीसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम। सही उत्तर क्या है? सॉफ्टवेयर जो है वो फूड लूज उद्योग का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर होता है। पहला ऑप्शन है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 10⁻�9 सेंटीमीटर। सही उत्तर क्या होगा? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर जो है 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। मृग तृष्णा जो है वो उदाहरण है। पहला ऑप्शन है अपवर्तन का, दूसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, तीसरा ऑप्शन है प्रकीर्णन का, चौथा है विवर्तन का। सही उत्तर क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो है उदाहरण है मृग तृष्णा। मृग तृष्णा होती क्या है? मृग तृष्णा या मृगमरीचिका का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रकाश के निचले पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित किरण पर एक ही तल पर में होते हैं। दूसरा कारण यह है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि सोडियम धातु का संग्रह निम्न में डुबोकर किया जाता है तो किस में डुबाया जाता है? पहला ऑप्शन है केरोसिन, मिट्टी के तेल में, दूसरा है हवा में, तीसरा ऑप्शन है जल में, चौथा ऑप्शन है अमोनिया में। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा केरोसिन। मिट्टी के तेल में जो है सोडियम धातु को संग्रह किया जाता है रखकर। सोडियम जो है अत्यंत ही क्रियाशील तत्व होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, बल्कि ये संयुक्त अवस्था में क्लोराइड और नाइट्रेट जो कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। मुलायम होने के कारण इसे चाकू से काटा जा सकता है। ये विद्युत का सुचालक होता है, जल के साथ बहुत तेजी से क्रिया करता है, इसलिए इसका संग्राहक जो है वो केरोसिन मिट्टी के तेल में डुबोकर किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है? पहला ऑप्शन है पेट्रोल, दूसरा है चारकोल, तीसरा है कोयला, चौथा है एस्फाल्ट। सही उत्तर क्या हो जाएगा? एस्फाल्ट जो है वो आपका पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है। ठीक। शुष्क बर्फ होता है। पहला ऑप्शन है आपका वाष्प, दूसरा ऑप्शन है बर्फ जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तीसरा ऑप्शन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है जल रहित कैल्शियम क्लोराइड द्वारा अभिक्रिया कराया गया बर्फ। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसे कहते हैं। एक बायोगैस संयंत्र निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? पहला ऑप्शन है किण्वन, दूसरा है अपचयन, तीसरा है हाइड्रोजनीकरण, चौथा ऑप्शन है बहुलकीकरण। सही उत्तर क्या हो जाएगा? किण्वन जो होती है बायोगैस संयंत्र में। अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है कास्टिक सोडा, तीसरा है सोडियम बेंजोएट, चौथा है गंधक या अम्ल। गंधक का अम्ल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट जो है इसका सही उत्तर होगा। सोडियम बेंजोएट जो है ये आपका खाद्य पदार्थों के प्रिजर्वेशन में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष का मात्रक है। पहला ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता का, दूसरा है समय का, तीसरा है दूरी का, चौथा है प्रकाश के वेग का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूरी का जो है वो प्रकाश वर्ष जो है वो मात्रक है। प्रकाश वर्ष द्वारा एक निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम रोमर ने की थी। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है। पहला ऑप्शन लोहा, दूसरा सोडियम, तीसरा फास्फोरस, चौथा है कैल्शियम। सही उत्तर क्या होगा? कैल्शियम। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कैल्शियम है। एक मानव शरीर के भार का 65% ऑक्सीजन, 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन, 1.4% कैल्शियम और 1.1% फास्फोरस होता है। अगला प्रश्न है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है, इसका क्योंकि इसका क्या कारण है? पहला ऑप्शन है कि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, दूसरा है कि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तीसरा ऑप्शन है कि नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, चौथा ऑप्शन है कि लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सर्वाधिक होता है। सही उत्तर क्या है? नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है।
तो जब प्रकाश जो है किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है वर्षा, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है हवा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? वर्षा जो है वो प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ करती है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न जिनमें धूल, धुआं, अन्य हानिकारक पदार्थ सम्मिलित होते हैं, वर्षा द्वारा स्वच्छ किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? पहला ऑप्शन है वनों को काटना, दूसरा है वन रोपण, तीसरा है वर्षा जल प्रबंधन, चौथा ऑप्शन है जैवमंडल भंडार। सही उत्तर क्या है? वनों का काटना जो है इसका सही उत्तर है। एक पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता है, जबकि वन रोपण यानी वनों को लगाना, वर्षा के जल का प्रबंधन और जैवमंडल भंडार जो है ये पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है पारित हुआ था। पहला ऑप्शन है 1981 में, दूसरा है 1986 में, तीसरा 1995 में, चौथा ऑप्शन है 2000 में। सही उत्तर क्या होगा? 1986 में जो है ये भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है, बताना है। पहला ऑप्शन है आम आदमी बीमा योजना, दूसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, तीसरा है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, चौथा ऑप्शन है संगठित वर्कर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। बाकी जो है वो सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? पहला है धारणी विकास, दूसरा है गरीबी कम करना, तीसरा है वातानुकूलन, चौथा है कागज के थैलों का प्रयोग। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है, गरीबी कम करना जो है पर्यावरण से संबंधित नहीं है, यानी कि ये सही उत्तर होगा। यानी और इसके अलावा जो सुरक्षा से संबंधित है उसमें धारणी विकास, वातानुकूलन और कागज के थैलों का प्रयोग है। अगला प्रश्न है कि स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों के, दूसरा है भौतिक संसाधनों के, तीसरा औद्योगिक संसाधनों के, चौथा है सामाजिक संसाधनों के। सही उत्तर क्या होगा? प्राकृतिक संसाधन। अगला है लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, तो ये बताना है किस देश में हुई थी। पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा है वियतनाम में, तीसरा ऑप्शन है चीन में, चौथा ऑप्शन है जर्मनी में। सही उत्तर क्या है? चीन में हुई थी लीप फॉरवर्ड पॉलिसी से भुखमरी की घटना, जिसमें लाखों लोग जो थे वो मर गए थे। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक आर्थिक सामाजिक नीति है। इसे चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने 1958 से 1961 के बीच लागू किया था। इसका नेतृत्व माओ जेदांग द्वारा किया गया था। यह नीति पूरी तरह विफल रही थी और जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? पहला ऑप्शन है नाग प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र। तो आप देखेंगे कि नाग जो है ये प्रति टैंक यानी एंटी टैंक प्रक्षेपास्त्र है, सही है। दूसरा है त्रिशूल जो है वो सतह से सतह मार्ग प्रक्षेपास्त्र है, जबकि सही नहीं है। पृथ्वी जो है सतह से वायु है, ये भी सही नहीं है। पिनाका हल्का वायु युद्धक है, ये भी सही नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नाग। अन्य को भी देख लेते हैं। नाग एक टैंक भेदी संचालित प्रक्षेपास्त्र है। इसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। इसकी मारक क्षमता है 4 किलोमीटर। त्रिशूल जो है ये निम्न स्तरीय त्वरित क्रिया भूमि से भूमि मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी जो है ये भूमि से भूमि मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। पिनाका जो है ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। अगला प्रश्न है कि चेरनोबिल जो है परमाणु आपदा घटित हुई थी। पहला ऑप्शन है फ्रांस में, दूसरा है जापान में, तीसरा ऑप्शन है यूक्रेन में, चौथा है जर्मनी में। सही उत्तर कहाँ है? यूक्रेन में जो हुई थी चेरनोबिल परमाणु घटना हुई थी। चेरनोबिल दुनिया की सबसे भीषण परमाणु आपदा में से एक है। यह आपदा 25 से 26 अप्रैल को 1986 की रात यूक्रेन स्थित चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में हुई थी। अगला प्रश्न है कि कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा को आरंभ किया है। कब किया है? पहला ऑप्शन है 1988, दूसरा 1987, तीसरा 1979, चौथा है 1986। सही उत्तर क्या है? 1986 को जो है भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा को आरंभ किया था।